कल की क्लास में हम लोगों ने H2O2 फ्यूल सेल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें हम लोग लेड स्टोरेज सेल्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेड स्टोरेज सेल्स तुम लोगों के सेकेंडरी बैटरीज में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंडरी और प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं इस पे ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। मतलब जब हम लोग मॉर्निंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लासेस लेते थे ना, तब हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी बातचीत की है। बट फिर भी एक बार शॉर्ट सा रिकॉल तुम्हें करा देते हैं कि आखिर ये लेड स्टोरेज नामक चीज़ को हम लोग आपका सेकेंडरी बैटरीज में क्यों गिनते हैं। तो देखो ज़रा, आपका जो ये लेड स्टोरेज सेल होता है इसको प्राइमरी और सेकेंडरी इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास कुछ ऐसी बैटरीज होती हैं, ठीक है, जिन बैटरीज को आप कभी भी एक बार ख़त्म होने के बाद वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे घर के टीवी के में जो रिमोट होता है, उस रिमोट में जो सेल यूज़ करते हैं हम लोग ड्राई सेल्स, उन ड्राई सेल्स को अगर आपने एक बार कंप्लीटली, ठीक है, ख़त्म कर दिया तो वो वापस से कभी भी रिफ़िल नहीं हो सकता। मतलब आप वापस से उसको, जैसे मोबाइल की बैटरीज को कैसे चार्जिंग में लगाते हो, वैसे चार्जिंग में लगा के आप उसको क्या नहीं कर सकते, वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते, राइट। तो देयरफॉर आपके पास ऐसे कुछ बैटरीज होती हैं, ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो आपके नॉन रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आपके पास ऐसी भी कुछ बैटरीज होती हैं जो आपकी कैसे की जा सकती हैं, अगेन एंड अगेन आपकी क्या की जा सकती है, रिचार्ज की जा सकती हैं। तो जिन्हें हम लोग चार्ज नहीं कर पाते हैं, दोज आर क्लासिफाइड एज आप लोगों की प्राइमरी बैटरीज। और जिन लोगों को हम आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, बार बार, अब ऑब्वियसली रिचार्ज करने के लिए तुमको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मोबाइल को चार्ज करते हो तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर सॉकेट से लगाते हो ना अपना चार्जर, वो चार्जर क्या करता है, तुम्हारे पावर सॉकेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले लेने के बाद वो क्या करता है, उससे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरीज है उन बैटरीज को वापस से वो क्या कर देता है, चार्ज कर देता है। तो दोज बैटरीज विच कैन बी रिचार्ज आर टर्म्ड एज आप लोगों के व्हाट, सेकेंडरी बैटरीज। और जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, दैट आर टर्म्ड एज आप लोगों की प्राइमरी बैटरीज। तो आज हम लोग जो सेकेंडरी बैटरीज में हम लोगों का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट वुड बी आप लोगों का लेड एक्यूमुलेटर सेल। अब यहाँ पे बुक्स में सेल एक वर्ड यूज़ किया जाता है, बट बेसिकली आपको बैटरी बोलना चाहिए उसको। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेड स्टोरेज बैटरी, या फिर आप बैटरी जैसे वर्ड के अलावा कई कई बार बुक्स में वहाँ पे सेल भी लिखा रहता है। वो हमारा प्राइम फोकस नहीं है कि सेल लिखा है कि बैटरी लिखा है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कि आपका लेड का सेल है। अच्छा, अब एक बात हमेशा तुम लोगों को याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी रिचार्जेबल बैटरीज की बात करते हो, तो रिचार्जेबल यानी कि सेकेंडरी बैटरीज में हमेशा वहाँ पे 2 स्टेप्स होती हैं हमेशा। मतलब जब आपकी बैटरी फुल होती है और उस बैटरी को जब आप यूज़ करते हो, तो धीरे धीरे वो बैटरी आपकी क्या होने लगती है, डिस्चार्ज होने लगती है। एक हो गई ये वाली प्रोसेस। और जब आप लोगों की वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब आप ये कह सकते हो कि आपकी पूरी तरीके से आपकी बैटरी क्या हो गई है, निल हो गई है, नल हो गई है, जो भी बोलो, ख़त्म हो गई है, तो आप उसको वापस से क्या करने लगते हो, रिचार्ज करने लगते हो। तो सेकेंडरी बैटरीज में हमेशा 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। पहले आप चार्ज करते हो, फिर डिस्चार्ज करते हो, फिर डिस्चार्ज होने के बाद वापस चार्ज करते हो। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये चीज़ फिर आपकी सो एंड सो चलती ही जाती है। अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान बस एक पॉइंट तुम लोगों को अपने छोटे से ब्रेन के अंदर रखना है। वो आपका पॉइंट ये है कि जब हम लोग किसी भी बैटरी को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों की एक रिएक्टेंट है ए, ये आप लोगों का प्रोडक्ट है बी। जब ये रिएक्टेंट ए आप लोगों के कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट बी में, तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ, वहाँ पर आप लोगों का क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। और उसी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है
उस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हमारे अप्लाइंसेस को रन करते हैं, जैसे ट्रिमर, ठीक है, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ी ऑटोमोबाइल जो हम लोग सेल्फ स्टार्ट करते हैं उसमें रहता है, ठीक है। घर में कई बार आप लोगों के जो लाइट जाने के बाद हम लोग यूज़ करते हैं इन्वर्टर्स, उनमें भी रहता है। तो आपका जो रिएक्टेंट ए है वो कन्वर्ट करने लगता है धीरे धीरे प्रोडक्ट बी में, और आप पे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आप क्या कहते हो कि मैं अपनी बैटरी को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस होती है जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, तो आप बेसिकली उस प्रोसेस के दौरान आप बैटरी को यूज़ करते हो, और जब बैटरी को यूज़ किया जाता है तो उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज, ठीक है। उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। लेकिन अगर जब हम इसी बी को वापस से कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ए में, इमेजिन करो आपके पास जितना भी ए था सारा का सारा ए ख़त्म हो गया, या फिर मैं ये कह सकती हूँ एक डिज़ायरेबल क्वांटिटी का जो ए था वो ख़त्म हो गया और किस में बन गया, बी में। तो जैसे जैसे ए आपका बनता ख़त्म होता था आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती जाती थी। अब क्योंकि आपका ए अब क्या होने लगा है, आपका धीरे 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 आपका ए क्या होने लगा है, ख़त्म होने लगा है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो भी एक धीरे 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 बात कैसे होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। जैसे अगर गाड़ी की बैटरी पुरानी हो जाए तो आपका जो सेल्फ स्टार्ट होता है वो क्या प्रॉपरली वर्क करता है, क्या नहीं करता ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर आपकी जब आप सेल्फ से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस बैटरी के अंदर में जो भी रिएक्टेंट्स है वो रिएक्टेंट्स अभी क्या होने लगे, बताओ आप लोगों के, धीरे धीरे कंज्यूम हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो अब ऑब्वियस है कि आपके पास कुछ रिएक्टेंट बचा नहीं, और जब रिएक्टेंट बचा नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कैसे। तो अब ऐसे में हमने उस पूरी बैटरी को निचोड़ दिया, हमने उस बैटरी को पूर्णतः यूज कर दिया। अब क्या करें, बैटरी को फेंक दे क्या? नहीं। अगर बैटरी को फेंक देंगे तो फिर वो बैटरी सेकेंडरी बैटरी कैसे कहलाएगी। एक बैटरी को सेकेंडरी बैटरी तो आप तब कहते हो ना जब वो बैटरी को आप रिचार्ज कर सको। तो रिचार्ज करने के लिए क्या जरूरी है कि वापस से जो प्रोडक्ट बी ऑलरेडी बन चुका है उस बने हुए प्रोडक्ट बी को वापस से आप किस में कन्वर्ट कर सको, रिएक्टेंट ए में कन्वर्ट कर सको। तो यानी कि हम लोग जब ये सेकेंडरी सेल्स की बातचीत करते हैं तो सेकेंडरी सेल्स में आप लोगों का जो रिएक्टेंट ए होता है वो जैसे जैसे प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आप उसको यूज करते हो। बट एक ऐसा समय तो आता ही है ना जब सारा का सारा आपका रिएक्टेंट ए खत्म हो जाता है, वो बी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और ऑब्वियसली अगर वो बी में कन्वर्ट नहीं होगा तो आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। बट अब होगा कैसा, अब आपको तो सेल फेंकना नहीं है, तो आप क्या करते हो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी जो वो बी बना हुआ है उस बी को आप वापस से किस में कन्वर्ट कर देते हो, ए में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, कैसे करते हो उसमें भी बातचीत करते हैं, बट वापस से उस ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बन चुका है, क्योंकि बी बनने से आपकी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना बंद हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब बनती थी? जब आप लोगों का जो बी है जब वो बी बनता था, बने हुए बी से कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनती। ए जब बी में कन्वर्ट होता था तब बनती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बी बन जाने से आपको कोई मतलब नहीं है, अब बी बन गया, बैठ गया, खत्म हो गया, बन गया बी, क्या करें, कुछ नहीं करें। तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं, वापस से उस बी को कन्वर्ट करते हैं ए में। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में जब हम बी को वापस से ए में कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज को हम लोग कहते हैं रिचार्जिंग। जब मैं कहती हूँ ना कि मैं अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, हम लोग बैटरी मतलब जो पावर सॉकेट से चार्जर को लगाकर मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, तो बेसिकली हम ये करते हैं। हमारे बैटरीज, मोबाइल के अंदर जो बैटरीज हैं उन बैटरीज के अंदर जो भी केमिकल है वो खत्म हो चुका रहता है, प्रोडक्ट बना चुका होता है। हम लोग जब उसको पावर सॉकेट से कनेक्ट करते हैं तो वो पावर सॉकेट से कनेक्ट करने पर बोलो क्या होता है, पावर सॉकेट से कनेक्ट करने पर वो इलेक्ट्रिसिटी जो बी था वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए में। तो बी को यानी कि प्रोडक्ट को अगर वापस से ए में अगर आप कन्वर्ट कर पाओ तो उसको हम कहते हैं रिचार्जिंग। और ये रिचार्जिंग कैसे की जाती है? बाय गिविंग इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूजुअली बैटरीज का काम क्या होता है? आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना।
ठीक है। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उस वक्त आपको भी बैटरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। जब आप बैटरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो आपसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी लेता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर वो वापस से पटाख से आपके बने हुए प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर लेता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर लेता है। और जैसे ही वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको क्या होता है, आपका सेल वापस से चल जाता है, वापस से फुली रिचार्ज हो जाता है और आप उसको फिर यूज करने के लिए रेडी रहते हो। तो दो फेनोमेना होते हैं सेकेंडरीज में, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुका है, मतलब रिचार्ज करने का मतलब जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुका है उस बने हुए प्रोडक्ट को वापस से किस में कन्वर्ट करना, रिएक्टेंट में। ठीक है, कैसे करते हैं, बाय गिविंग इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं भाई, ये बात तो हमको पता है, लेकिन इसमें एक बात तुम्हें फोकस पे रखनी है, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा था तो ऑब्वियसली वो आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा था, जो वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा था। मान लेते हैं वो 2.3 वोल्ट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, मान लेते हैं जो आपकी गाड़ी में बैटरी है वो आपको 2.3 वोल्ट प्रोड्यूस करके दे रही है। अब ये मत बोलना कि मैडम 2.3 वोल्ट बहुत कम होती है, ज़्यादा होती है, ये वो इमेजिनरी है यार। 2.3 वोल्ट प्रोड्यूस करके आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट वाली जो बैटरी आपको प्रोड्यूस करके देती है, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब यही बैटरी पुरानी होने लगती है तो ये 2.3 वोल्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती, उससे कम करती है। अब ऐसे में आपकी गाड़ी फिर सेल्फ स्टार्ट करने पे झीक 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 करती है, खी आवाज करती है, नहीं होंगी मैं स्टार्ट। तो ऐसे में ये संकेत है कि बैटरी अब खराब होने वाली है। तो हम बैटरी को लेकर जाते हैं सर्विस सेंटर। वो लोग क्या करते हैं, उस बैटरी को क्या करते हैं, बाहर से, जैसे हम मोबाइल को कैसे चार्जर के थ्रू सॉकेट में फिट करते हैं, वैसे ही वो उस बैटरी को भी सॉकेट में फिट करते हैं और प्लग ऑन कर देते हैं। फिर जैसे ही प्लग ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, बैटरी के अंदर जाती है। बैटरी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। बैटरी का काम क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। कब तक वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, जब तक उसके पास रिएक्टेंट्स उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की उसके पास ताकत होती है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब वो बेचारी खुद के प्रोडक्ट्स जो बन जाते हैं, अब उसके प्रोडक्ट्स बन जाने के बाद रिएक्टेंट बचना नहीं है उसके पास, तो अब वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो रिचार्ज करने के वक्त हमको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, और हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो देते हैं ग्रेटर देन 2.3 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, 2.3 वोल्ट से हम ज़्यादा की एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं, 2.3 वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी। और जब आप उसको 2.3 वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी सप्लाई करते हो, तब क्या होता है, आप लोगों के प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बन चुके थे वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर जितना वो प्रोड्यूस करके दे रही है उससे कम अगर तुमने दिया, 2.3 वोल्ट आपकी बैटरी प्रोड्यूस करके देती है ना, अगर तुम बैटरी को 2.3 वोल्ट से कम दोगे और बोलोगे जा बैटरी तो रिचार्ज हो जा, तो बैटरी ना होगी। बैटरी बोलेगी जितना मैं देती हूँ तुझे मुझसे उससे थोड़ा सा बस ज़्यादा देना है, तो मैं अपनी रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लेकर जाऊंगी और सारा का सारा प्रोडक्ट वापस से कन्वर्ट कर दूंगी रिएक्टेंट में, और अब मैं अपनी बैटरी को खुद को क्या कर लेती हूँ, रिचार्ज। तो ये बेसिकली इस तरीके से सेकेंडरी सेल्स का रिचार्ज और आपका डिस्चार्ज वाला फिनोमेना होता है। अब हम लोगों को लेड एक्यूमुलेटर सेल पढ़ना है। लेड एक्यूमुलेटर सेल के अंदर में ये रिचार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग दोनों फिनोमेना होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डायग्राम को समझेंगे। तो मैं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रही हूँ। अब जैसे इमेजिन करो तुम्हें ट्रक को सेल्फ स्टार्ट करना है, इमेजिन करो तुम्हें एक कार को सेल्फ स्टार्ट करना है, इमेजिन करो तुम्हें एक स्कूटी को सेल्फ स्टार्ट करना है, और इमेजिन करो तुम्हें एक लूना को सेल्फ स्टार्ट करना है। तो जो चारों व्हीकल आपके पास हैं, उन चारों व्हीकल्स में से किस व्हीकल की बैटरी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगी, या सबसे ज़्यादा वोल्ट कौन सी बैटरी प्रोड्यूस करके दे रही होगी? ऑब्वियसली ट्रक वाली, क्योंकि ट्रक वाली बैटरी की डिमांड, मतलब उसके वो डिमांड ज़्यादा है, उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा उसके अंदर होनी चाहिए ना कुछ ऐसी इफिशिएंसी को ज़्यादा वोल्ट प्रोवाइड कर सके। अब लूना को स्टार्ट करने के लिए ट्रक की बैटरी तो लगाओगे नहीं, ठीक है, लूना को तो छोटी सी बैटरी से भी काम चल जाएगा। तो फिर जो ट्रिमर यूज़ करते हो या फिर कोई दूसरे लेट से इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अगर यूज़ करते हो जिनमें बैटरीज होती हैं,
तो उनमें लूना की बैटरी तो लगाओगे नहीं, उनमें तो छोटी बैटरी से भी काम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको नीड कितने वोल्ट की है, इस हिसाब से आपके बैटरी के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर आप कितना कंसंट्रेशन का केमिकल यूज करोगे, आप कितने एनोड इलेक्ट्रो, मतलब कितने एनोड कैथोड यूज करोगे। कितने एनोड कैथोड यूज करोगे का मतलब, अगर मान लेते हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए है किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस से, तो आप उसके अंदर बहुत सारे एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड लगाते हो, क्योंकि एक एनोड कैथोड कहलाता है एक सेल, दूसरा एनोड कैथोड कहलाता है दूसरा सेल, तीसरा एनोड कैथोड कहलाता है आपका तीसरा सेल। मतलब अगर मान लेते हैं ये आपके पास एक डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर ये एक एनोड है, इस डिवाइस के अंदर ये एक कैथोड है, और ये आपको 2 वोल्ट देते हैं। और ये मान लेते हैं मेरे पास मेरा ट्रक है, और मेरे ट्रक को चाहिए कितना, आप लोगों का 12 वोल्ट। तो अब मैं क्या करूँगी, दो वोल्ट की 6 मतलब ये लेकर आऊँगी। ऐसे कितने वाले में कितने लेकर आऊँगी, 6 मोर, मतलब 6 टाइम्स ऐसे में और सेल्स लेकर आऊँगी। जब ऐसे 6 सेल्स को आपस में मैं जोड़ूंगी, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, ठीक है, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5, सेल नंबर 6, तो जो चीज़ मुझे मिलेगी दैट इज नोन एज बैटरी। तो एक बैटरी के अंदर में, मतलब एक डिवाइस के अंदर में कितने सेल्स वहाँ पे मौजूद होंगे, कितने एनोड कैथोड के कॉम्बिनेशन मौजूद होंगे, ये चीज़ कौन डिसाइड करती है। ये चीज़ तब वैसे डिसाइड होती है जब आपको ये पता हो कि आपको कितना आउटपुट उस पर्टिकुलर डिवाइस से चाहिए और आपको उसको यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, तो याद रखना, अभी फिलहाल लेड स्टोरेज सेल तुम्हें समझाने के लिए मैं अपने डिवाइस के अंदर मात्र एक एनोड और सिर्फ एक कैथोड कंसिडर कर रही हूँ, बट हो सकता है वहाँ पे ऐसे 6 एनोड और 6 कैथोड हो सकता है 16 एनोड और 16 कैथोड हो, डिपेंड कि आप लोगों के पास डिमांड कितने की है। बट उसको ताकि हम सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकें, इसीलिए हम लोग ये वाली चीज़ कर रहे हैं। मुझे ऑब्वियसली अभी ये मेरी एक बैटरी है, बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देना। यूजुअली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखते हैं, यूजुअली हम राइट हैंड साइड में कैथोड लिखते हैं। तो ये मैंने बना दिया मेरा एक एनोड, ठीक है, दिस इज माय एनोड फॉर माय लेड स्टोरेज सेल, ठीक है, और ये मैंने बना दिया मेरा एक कैथोड फॉर आप लोगों का लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, एक मोटा एक पतला तुम्हें दिख रहा है, बट उस पे फोकस मत करना, बुक के डायग्राम में जैसा दिया होगा वैसा पढ़ना, मेरी डायग्राम स्किल्स काफ़ी पुअर है। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया एनोड पार्ट, और एनोड पार्ट पे याद रखना हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और ये हो गया आपका कैथोड पार्ट, इसमें हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, एनोड और कैथोड को फिलहाल हम लोग वायर्स के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट बना के जोड़ देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, बल्ब, ताकि तुमको पता चले कि हाँ सही में वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि लेड स्टोरेज सेल में जो एनोड होता है वो एनोड बना हुआ रहता है क्या कार्बन, क्या बिल्कुल नहीं। ये जो एनोड आप यहाँ पे यूज करते हो, दिस एनोड इज मेड अप ऑफ लेड, पीबी, ठीक है, लेड, जैसे कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ रहता है, लेड का बना हुआ रहता है। और जो बाजू में आपके पास कैथोड होता है, ये कैथोड किसका बना हुआ रहता है, ये कैथोड भी आपके लेड का ही बना हुआ रहता है। लेकिन इस लेड के बने हुए कैथोड के ऊपर तुम एक क्या करते हो, लेयर डिपॉजिट कर देते हो। आप एक लेयर डिपॉजिट करते हो, किसकी लेयर आप डिपॉजिट कर देते हो, बताओ, आप PbO2 की लेयर डिपॉजिट करते हो। किसकी लेयर डिपॉजिट करते हो, PbO2 की लेयर। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कैथोड है वो कैथोड आपका सिर्फ Pb नहीं है, Pb प्लस PbO2 है। इसको इस तरीके से समझो, जैसे तुम्हारे पास मान लेते हैं एक सिल्वर ज्वेलरी है, और सिल्वर ज्वेलरी को तुम चाहते हो कि गोल्ड का अपीरियंस दो, तो तुम ज्वेलर के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दो, वो चढ़ा कर दे देता है, तो आपकी सिल्वर ज्वेलरी आपको कैसे दिखने लगती है, गोल्डिश, मतलब गोल्ड दिखने लगती है, राइट। तो सिमिलरली हमने वहाँ पे लेड के ऊपर लेड ऑक्साइड की क्या कर दी है, कोटिंग कर दी है। ठीक है, अब जब हम लेड के ऊपर लेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं तो वो मेरा बन जाता है कैथोड, और जो अकेला लेड है वो मेरा क्या बन जाता है, एनोड। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लेड एक्यूमुलेटर सेल में
एनोड और कैथोड किसे कहते हैं। अदरवाइज जो तुमने कल H2O2 फ्यूल सेल पढ़ा था तो उसमें तो एनोड और कैथोड दोनों ही कार्बन के पोरस रॉड्स थे। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल हम लोग भरते हैं। ठीक है, ये जो केमिकल इसके अंदर भरा जाता है दैट इज आप लोगों का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर जो ये केमिकल भरा जाता है, इस केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दिस केमिकल इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। तो जो केमिकल आप यहाँ भरते हो दैट केमिकल इज आप लोगों का H2SO4। बुक्स में यूजुअली ऐसा लिखा हुआ रहता है 38% ऑफ H2SO4। तो 38% H2SO4 का ये मतलब नहीं है कि जितनी भी मार्केट में बैटरी बनाने वाली कंपनीज हैं सबकी बैटरीज के अंदर में 38% H2SO4 ही मौजूद होगा। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है मैं जिस कंपनी लेट्स से कौन सी कंपनी की तो बैटरीज आती हैं, चलो जान दो, मुझे तो याद नहीं आ रहा किस किस कंपनीज की बैटरीज आती हैं, तो सबके अंदर हो सकता है H2SO4 की कंसंट्रेशन वेरी करे। होता कैसा है, आप जिस कंसंट्रेशन का एसिड लेते हो उसके हिसाब से भी आपकी बैटरी कितना वोल्ट प्रोड्यूस करेगी ये चीज डिसाइड होती है। मतलब आपकी बैटरी 2 वोल्ट प्रोड्यूस करेगी, 2 वोल्ट प्रोड्यूस करेगी, ये एसिड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये मैंने एक बेसिक सेटअप बता दिया तुम लोगों को लेड स्टोरेज सेल का। अब होता कैसा है कि अगर मान लेते हैं तुम्हें ये लेड स्टोरेज बैटरी ट्रक के लिए यूज करनी है, तो ट्रक में तुम्हें तो इतनी छोटी बैटरी तुम्हारे कोई काम की नहीं है, तुम्हें ऐसी 100 बैटरीज लग रही है, इमेजिन करो। तो तुम क्या करते हो, 100 बैटरीज लगाते हो क्या पगले समान, नहीं, तुम एक बहुत बड़ी बैटरी लगाते हो, उस बैटरी के अंदर छोटे 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 100 एनोड और कैथोड के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जैसे मैंने अभी सिर्फ एक एनोड कैथोड का कॉम्बिनेशन दिखाया है, लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर में एनोड कैथोड का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना हो सकता है आप लोगों का, 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो हम डायग्राम को देख लेते हैं, जैसे कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, हाँ ये लेड स्टोरेज सेल का डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर बस एक बात याद रखना कि देखो यहाँ पे इसने कितने एनोड लिए हैं, यहाँ पे इसने टोटल वहाँ पे 3 एनोड लिए हैं और यहाँ पे 3 कैथोड लिए। याद रखना ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनोड 2 ले रहे हो कैथोड 3 ले रहे हो, जितने एनोड होते हैं ना उतने ही कैथोड होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि तुम 2 भी ले सकते हो, तुम 4 भी ले सकते हो, तुम 6 भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा तुम्हें मैंने क्या बताया, एनोड आपका कौन होता है, एनोड कौन होता है, आप लोगों का एनोड कौन होता है, लेड होता है, लेड से बना हुआ रहता है आप लोगों का एनोड। ठीक है, अच्छा उसके बाद कैथोड किस चीज से बना हुआ रहता है, लेड प्लेट्स के ऊपर हम लेड ऑक्साइड की डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो चीज आपकी किससे बनी हुई होती है, कैथोड से बनी हुई होती है। तो कंस्ट्रक्शन में तुम्हें यह पता होना चाहिए कि आप लोगों के एनोड कौन होते हैं और कैथोड कौन होते हैं, और उसको हम लोग किस इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, 38% के H2SO4 में डिप करते हैं। ठीक है, एंड सिंस क्योंकि लेड स्टोरेज सेल के अंदर में रिचार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। जब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, डिस्चार्ज मतलब जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल्स। लेकिन जब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तब हमको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है कि भाई तू जा वापस से अपने केमिकल्स को क्रिएट कर। तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्योंकि दे रहे हैं, राइट, किस प्रोसेस के दौरान, रिचार्जिंग वाली प्रोसेस के दौरान। तो ऐसे में जब इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है तो उसको कौन सा सेल कहने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपका जो लेड स्टोरेज सेल या लेड स्टोरेज बैटरी मैं जो भी कहूँ, ये एक गैल्वेनिक सेल के जैसे भी फंक्शन कर सकता है और ये आप लोगों के एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे भी फंक्शन कर सकता है। इस पॉइंट का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स किसी भी चीज प्रकार का कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है, लेकिन वो गैल्वेनिक सेल के जैसे कब फंक्शन करेगा, जब हम उसको यूज कर रहे हैं, यानी कि जब उसकी डिस्चार्जिंग हो रही है। और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे कब यूज करेंगे, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको रिचार्ज कर रहे हैं, जब उसकी रिचार्जिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैंने तुम लोगों को अगेन कही कि आप बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स आपके कंटेनर के अंदर में यूज कर सकते हो। आप कितनी इलेक्ट्रोड यूज करोगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको आउटपुट में कितना ईएमएफ चाहिए।
ठीक है, जितनी ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रोड्स होंगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोड होने से आपको ज़्यादा सरफेस मिलेगा रिएक्शन के लिए, और ज़्यादा अगर आपको सरफेस मिल रहा है रिएक्शन के लिए तो अल्टीमेटली आप लोगों का जो बाहर में आपको जो ईएमएफ मिलने वाला है उस पर्टिकुलर सेल से वो भी आप लोगों को क्या मिलेगा, ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द सेल कंटेन सेवरल प्लेट्स ऑफ ईच टाइप, ये लेट से क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ से रीजन लिखना पड़ेगा टू प्रोवाइड दी लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, ये इसका बस छोटा सा आंसर। और इसको किस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया? 38% के सल्फ्यूरिक एसिड में हमने इसको डिप किया है। ठीक है, बस डन। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान रिएक्शन क्या हो रही है? ठीक है, हमारा तो मेन मोटिव रहता है वो क्या रहता है? रिएक्शन को समझना। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है? रिएक्शन को समझना कि उस पूरी प्रोसेस के दौरान हो क्या रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, पूरी प्रोसेस के दौरान चीज़ों को समझना। ध्यान से देखेंगे, फिर जैसा हमने कल टेक्स्ट बुक में सीखा था वैसी तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन शुरू हुई। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन कौन करता है? एनोड करता है। तो एनोड पे जो पीबी मौजूद है, ठीक है, एनोड पे जो पीबी मौजूद है ये अपना खुद का ऑक्सीडेशन करना शुरू करता है। एनोड पे जो पीबी मौजूद है, मैं अभी किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ एनोड की। एनोड पे जो भी पीबी मौजूद होता है वे खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। खुद का ऑक्सीडेशन मतलब पीबी खुद को कन्वर्ट कर लेता है Pb2+ में, और इस दौरान वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी आपकी जो ये एनोड है, ये जो पूरा का पूरा आपका एनोड है, ये पूरा का पूरा एनोड किससे बना हुआ है? ये पूरा का पूरा एनोड आपके लेड से बना हुआ है। तो जैसे जैसे आपका सेल या बैटरी काम करेगा वैसे वैसे इसके अंदर मौजूद एनोड क्या करने लगेगा? ऑक्सीडेशन करने लगेगा। ठीक है, इसके अंदर मौजूद लेड क्या करने लगेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में होगा क्या? जो भी आपका लेड था वो लेड धीरे धीरे क्या होगा? lead-2+ में कन्वर्ट होगा, और सारा का सारा lead-2+ इस तरीके से कंटेनर में आने लगेगा Pb2+। ठीक है, आपका धीरे धीरे जितना भी लेड की वो आपकी रॉड है वो धीरे धीरे अपनी लेड की रॉड क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। जैसे जब तुम इरेजर से कॉपी में कुछ मिटाते हो, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हो, तो समय के साथ साथ तुम्हारी इरेजर यानी कि रबर क्या होने लगती है? छोटी होने लगती है, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो ना, आप उसको मिटा रहे हो किसी चीज को। जब आप मिटाते हो तो तुम याद करो कचरा निकलता है इरेजर का, तो बेसिकली इरेजर का साइज छोटा होता जा रहा है। तो सिमिलरली जब आप एनोड में ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो स्टार्टिंग में हमको क्या लगता है कि स्टार्टिंग में हम लोगों की जो एनोड है वो इस तरीके से अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है कुछ समय बाद आप ऐसे देखते हो कि आपकी एनोड ना इस तरीके से क्या हो जाती है? करोड़ हो जाती है। करोड़ नहीं बोलना चाहिए, क्या हो जाती है? थोड़ी सी आपकी उसके अंदर का जो लेड है वो निकल जाता है, तो बेचारी धीरे धीरे गलने लगती है, साइज में छोटी होने लगती है रबर के जैसे। ठीक है, तो लेड ने जो भी Pb2+ मतलब जो भी लेड था वो क्या हो जाता है? Pb2+ में कन्वर्ट हो जाता है। Pb2+ में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ आ जाता है? नीचे कंटेनर में सोल्यूशन के पास आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी क्या नीचे सोल्यूशन के पास आते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहते हैं। ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये एकदम चिल करते हुए या हम पड़े हुए हैं, ठीक है, एकदम ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। एनोड के ऊपर डिपॉजिट है इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो एनोड पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो गए हैं, तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स के डिपॉजिट होने की वजह से एनोड पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है? नेगेटिव। एंड ऑब्वियसली अगर एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव क्रिएट हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो बाजू वाली इलेक्ट्रोड होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, जब भी गैल्वेनिक सेल्स की बारी आती है तो गैल्वेनिक सेल्स में हमेशा एनोड निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है? क्योंकि गैल्वेनिक सेल्स में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, उस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके एनोड पे जमा रहते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे जमा रहते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपकी एनोड क्या बन जाती है? निगेटिव। अब तुम्हें क्या लगता है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या एनोड पे बैठे रहेंगे
बैठे रहेंगे क्या? कल के H2O2 के फ्यूल सेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स एक जगह बैठे हुए थे क्या? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू ट्रैवल करते हुए बाजू वाले इलेक्ट्रोड पे पहुंच गए थे। सोचो, समझ में आ रहा है? वायर के थ्रू ट्रैवल करते हुए बाजू वाले इलेक्ट्रोड के पास पहुंच गए थे। तो सिमिलरली अभी आप लोगों के पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके एनोड के ऊपर मजे से बैठे हुए हैं, ये बैठे ना रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं? आप लोगों के ट्रैवल करने लगते हैं। क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे जो ये Pb2+ है, ये कहाँ चला गया? गोस इनटू द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन के अंदर चला गया। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये स्टार्ट ट्रैवलिंग। इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना शुरू कर दिया? ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, थ्रू वायर। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते 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 बोलो कहाँ पहुंच जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं यहाँ पर यानी कि कैथोड के पास। तो कैथोड को बोलो क्या मिल जाते हैं? कैथोड को क्या मिल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? क्या मिल रहे हैं? वो सब बात का चक अभी मिल तो रहे हैं ना? हाँ मैडम, मिल रहे हैं। अब Pb2+ सोल्यूशन में जाने के बाद क्या करता है? अब देखो, Pb2+ सोल्यूशन में गया। सोल्यूशन बोलो किसका? सोल्यूशन H2SO4 का। अगर मैं ये पूछूं कि सोल्यूशन H2SO4 का है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव आयंस मौजूद होंगे, है ना? सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे H पॉजिटिव और बहुत सारे SO4 2 निगेटिव आयंस मौजूद होंगे। तो हमारे Pb2+ को आ जाती है लालच। Pb2+ बोलता है अरे वाह, SO4 2 निगेटिव, चलो एक काम करते हैं, मैं क्या कर लेता हूँ, इस SO4 2 निगेटिव के साथ कंबाइन हो जाता हूँ। यानी कि जो Pb2+ में कन्वर्ट हुआ, सोल्यूशन के अंदर गया। सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद वो सोल्यूशन के अंदर पहले से जो SO4 2 निगेटिव है, उस SO4 2 निगेटिव के साथ वो क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। और जब यही Pb2+ आप लोगों के SO4 2 निगेटिव के साथ कंबाइन होता है, तो बोलो क्या होने लगता है? Pb2+ combines with SO4 2 negative and form PbSO4। PbSO4 एक पीपीटी होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे सॉलिड लिख रही हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि वो एक पीपीटी है। तो बेसिकली एनोड पे क्या हुआ? एनोड पे दो चीजें हुई। नहीं, पहले एनोड पे एक काम हुआ। क्या? कि एनोड थी लेड ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया? Pb2+ में कन्वर्ट हो गया। साथ ही साथ में इस प्रोसेस के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं? 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे रहते हैं, एनोड से वायर के पास जाते हैं, वायर से होते हुए बाजू में कैथोड तक पहुंच जाते हैं। अब जो Pb2+ था वो कहाँ गया? वो नीचे सोल्यूशन के पास आ गया। जब वो Pb2+ नीचे सोल्यूशन के पास आ गया तो उसकी जीभ लपलपाई, उसने देखा कि अरे वाह, नीचे तो सोल्यूशन में SO4 2 निगेटिव है। चलो Pb2+ ने कहा कि मैं SO4 2 निगेटिव के साथ कंबाइन हो जाता हूँ, और वहां पे वो पीपीटी बना लेता है PbSO4 की। तो बेसिकली एनोड पे 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। दिस इज स्टेप नंबर 1 और दिस इज स्टेप नंबर 2। जैसे कल तुम लोगों के H2O2 फ्यूल सेल में भी क्या हो रहा था? एनोड पे 2 रिएक्शंस हो रही थी। यहाँ पे भी एनोड पे क्या होती है? 2 रिएक्शंस होती हैं। कब? डिस्चार्जिंग के वक्त, यानी कि जब हम उस पर्टिकुलर सेल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब तुम मोबाइल चलाते हो ना, टिप टिप गेम खेलने के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, तब ये रिएक्शन हो रही है। बट तुम्हारे मोबाइल के अंदर ऑब्वियसली वो H2SO4 वाला सेल नहीं रहता है, बट सिंस अगर रहता है तो मैं तब की बात कर रही हूँ। तो एनोड पे 2 रिएक्शन हो रही है। अब एनोड के लिए 2 रिएक्शन लिखना अच्छी बात है क्या? नहीं। तो मैंने कहा कि भैया आप ना एनोड के लिए एक ही रिएक्शन लिखो। इसको हमने कहा कि आप नेट सेल एनोड रिएक्शन लिखो। एनोड पे होने वाली नेट सेल रिएक्शन लिखकर दिखाओ। तो नेट सेल रिएक्शन लिखने का सिंपल मीनिंग होता है दोनों रिएक्शंस को उठा के ऐड कर दो। तो जब तुम दोनों रिएक्शंस को उठा के ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, और कटने के बाद आपके पास जो बचेगा वो क्या रहेगा? Pb प्लस SO4 2 निगेटिव और एरो के बाद PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये आप लोगों की नेट रिएक्शन है जो कि आप लोगों के एनोड पर होने वाली है। ये नेट रिएक्शन कहाँ पे होती है? एनोड पर होती है। कायदे से एनोड पे मैं मानती हूँ 2 रिएक्शंस होती है, बट दोनों रिएक्शंस का अगर मैं नेट निकालूं तो ये नेट रिएक्शन आप लोगों को कहाँ मिलती है? एनोड पर मिलती है। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैथोड, तो अभी कैथोड पे क्या हुआ? पूरी दुनिया जानती है कि कैथोड भैया को क्या होता है, वहां पे कैथोड रिडक्शन कराता है।
अब कैथोड के पास देखो पहले से कौन था, या अगर मैं कहूँ कि ये मेरी कैथोड है, अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा कैथोड है, तो कैथोड के पास यहाँ ऊपर वायर थी, इस वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स कैथोड को मिल रहे हैं। कैथोड के पास पहले से एक बोलो क्या था, लेड के ऊपर PbO2 का डिपोजिशन था, तो लेड उसके पास तो PbO2 पहले से है। और उसके अलावा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जो कंटेनर के अंदर में 3 लोग थे, आपके ऊपर से टपक कर नीचे आए हुए Pb2+ थे, सोल्यूशन के खुद के H पॉजिटिव और SO4 निगेटिव थे। अब जो सोल्यूशन का SO4 निगेटिव था वो तो Pb यूज कर गया, वो तो Pb ने उसको यूज कर लिया, और Pb ने उसको यूज करके क्या बना लिया, PbSO4 बना लिया। तो कंटेनर में अब क्या रह गया, क्या बच गया कंटेनर में, तो कंटेनर में जो चीज बच गई वो बच गया H पॉजिटिव। तो आपके कैथोड की बुरी नजर पड़ती है H पॉजिटिव के साथ। तो बेसिकली कैथोड इन तीनों चीजों को यूज करता है। कल की केस में भी, कल के क्वेश्चन में भी, कल के H2O2 फ्यूल सेल में भी कैथोड 3 चीजों को यूज कर रहा था, और यहाँ पे भी आज 3 चीजों को यूज कर रहा है। तो कैथोड PbO2 को यूज करता है, आपके H पॉजिटिव को यूज करता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, और तीनों चीजों को यूज करके वो 2 प्रोडक्ट बनाता है। वो बनता है Pb2+, और दूसरा बनाता है वो वहां से H2O। रिएक्शन की बैलेंसिंग देखो आपको करनी पड़ेगी, और ये जो बैलेंसिंग होती है ये 10th स्टैंडर्ड की बैलेंसिंग नहीं है। आपने वो जो स्टार्टिंग के दौरान जब मैंने आपकी कॉपी चेकिंग की थी, रेडॉक्स की बैलेंसिंग सिखाई थी, तुमने कॉपी चेक कराई थी, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी कराई थी उसने, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़कर नहीं बैठे थे, बट जिन्होंने करवाई थी उन लोगों को पता है इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो अगर लेट से बेटर होगा, अगर तुम्हें याद है तो एक बार खुद बैलेंसिंग करके देख लो, अगर नहीं याद है तो ऐसे केस में आप फिर आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। बट बहुत इजी है, बैलेंसिंग का वीडियो देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी यूट्यूब में, उसमें जाके देखना, तुम्हें बहुत आसानी से बैलेंसिंग करोगे, तुम्हें रट्टा मारने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ईजी है इसकी बैलेंसिंग, बहुत 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 बहुत। फिर भी अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको इसकी बैलेंसिंग नहीं आती तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, फिर मैं सिखा के दूंगी। वो भी ऐसे नहीं सिखा के दूंगी, पहले उसको बोलूंगी कि तू पहले सीख करा, पहले मुझे 4-6 रिएक्शंस करके दिखा जो मैं दूंगी, फिर तुमसे ये करवाऊंगी, तो देखना ऑटोमेटिकली तुमसे बन जाएगा। तो कैथोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे PbO2, H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स ये मिलके क्या बना रहे हैं, आपके Pb2 पॉजिटिव बना रहे हैं, और साथ ही साथ में ये आप लोगों के क्या बना रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ H2O बना रहे हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती, क्या बना रहे हैं आपके 2H2। तो ये रिएक्शन हुई कैथोड पर, ये हो गई आप लोगों की कौन सी वाली रिएक्शन, कैथोड वाली रिएक्शन। मैंने इसको दे दिया मेरा इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गई मेरी एनोड वाली रिएक्शन। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा, नहीं मैडम मुझको ना तो आपकी कैथोड रिएक्शन चाहिए, ना तो मुझको आपकी एनोड रिएक्शन चाहिए, मुझे तो पूरे के पूरे सेल की नेट रिएक्शन चाहिए। तो नेट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कैथोड वाली रिएक्शन और एनोड वाली रिएक्शन का एडिशन। तो अगर मैं कैथोड और एनोड वाली रिएक्शन को देखो ऐड करूंगी, तो डोंट यू थिंक कि ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन कट जाए ना है बराबर, और भी कुछ कट रहा है क्या, चेक करो अच्छे से, अपनी आंखों से स्कैन करो, तो नहीं, और कुछ नहीं कट रहा। तो जो नेट रिएक्शन आपके पास बची वो क्या बची, लेफ्ट साइड में नहीं, देखो और भी कुछ कट रहा होगा यार, ना और तो कुछ ना कट रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे दिख तो नहीं रहा है, एक मिनट। ठीक है, अभी दिख तो नहीं रहा है, बाद में दिखेगा तो देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास, Pb बचा प्लस SO4 2 नेगेटिव बचा, और उसके बाद साथ में PbO2 बचा, और 4 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव बच गया। राइट साइड में मेरे पास Pb2+ है, राइट साइड में 2 टाइम्स ऑफ H2O है, और राइट साइड में मेरे पास PbSO4 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे पास है। तो ये कुछ अजीबोगरीब सी रिएक्शन मेरे पास बच रही है। ठीक है, मेरे नेट सेल रिएक्शन में, इसको हम लोग बाद में चेक कर लेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की है मैंने। बट इस तरीके का आप लोगों का क्या होता है बताओ, पूरी रिएक्शन के दौरान ये इस प्रकार की एक प्रोसेस वहाँ पर होती है। ठीक है, इस प्रकार की पूरी प्रोसेस उस पूरी रिएक्शन के दौरान वहाँ पर होती है। अच्छा, अब ये जो पूरी रिएक्शन इस पूरे प्रोसेस के दौरान हो गई,
ठीक है, ये रिएक्शन पूरी उस प्रोसेस के दौरान हुई। अब इस प्रोसेस के दौरान ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ अमाउंट का ईएमएफ तो आपका वो बैटरी प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कितने इलेक्ट्रोड्स यानी कि कितने एनोड कैथोड आप यूज़ करते हो, उस एनोड के हिसाब से वहाँ पे ईएमएफ आपको प्रोड्यूस होकर मिलेगा। H22 फ्यूल सेल में कैसा हो रहा था कि 1.23 वोल्ट मिल रहा था। तो यहाँ पे इस बात पे चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप कितने कैथोड एनोड वहाँ पे यूज़ कर रहे हो। चलो अब तुम्हारी बुक के अनुसार देख लेते हैं। तो बुक के अनुसार अगेन जैसे कि मैंने बताया, एनोड पे 2 रिएक्शंस होंगी। पहला, जो भी आपका लेड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा Pb2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स तो वायर के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट होते हुए भाग जाएंगे कैथोड के पास। जो Pb2+ है वो नीचे सोल्यूशन में आएगा। सोल्यूशन में आकर उसको कौन मिलेगा? SO4 नेगेटिव मिलेगा। वो दोनों मिलके PbSO4 बना लेंगे। तो बेसिकली एनोड पर 2 रिएक्शन हो रही हैं। हमें दो अलग अलग रिएक्शंस एनोड पे लिखने की जरूरत नहीं है। हमने दोनों रिएक्शंस को क्या कर दिया? क्लब कर दिया। तो हम लोगों को क्या मिल गई? एक नेट रिएक्शन मिल गई। ये देखो, ये हम लोगों को एक नेट रिएक्शन मिल गई। बट ये नेट रिएक्शन कहाँ की है? एनोड की नेट रिएक्शन है। अब कैथोड पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे प्रोड्यूस हुए थे वो वायर के थ्रू ट्रैवल करते 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 पहुंच जाते हैं कैथोड पर। और जैसे ही वो कैथोड पे पहुंचते हैं, कैथोड खुद किससे बनी हुई है? PbO2 से। उसको मिल गए इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही साथ में आपके सोल्यूशन में बच गया H पॉजिटिव, क्योंकि SO4 नेगेटिव को तो Pb2+ लेके भाग गया। तो ये लोगों ने मिलकर PbO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Pb2+ में और H2O। मतलब कैथोड पे ये हुई पहली रिएक्शन। पर कैथोड पे एक दूसरी रिएक्शन भी होती है। कैथोड पे जो दूसरी रिएक्शन होती है वो ये होती है कि जो Pb2+ ऊपर वाली स्टेप से प्रोड्यूस हुआ था ठीक है, जो आप लोगों का Pb2+ ऊपर वाली स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था, उसके अलावा आप लोगों के पास अगेन, ठीक है, अगेन आप लोगों के पास यहाँ पे अगेन वही Pb2+ और वही SO4 नेगेटिव फिर से आपस में कंबाइन होते हैं और फिर से यही Pb2+ यहाँ पे बुक में करेक्शन चाहिए, Pb2+ आएगा। Pb2+ और SO4 नेगेटिव कंबाइन होते हैं और फिर से बना लेते हैं PbSO4। क्या बना लेते हैं यहाँ से? PbSO4। बट द डाउट इज, अब यहाँ पे कंफ्यूजन कि मैडम ये Pb2+ कहाँ से पैदा किया? तो यार जो ऊपर वाली स्टेप में Pb2+ बना, मैं उसी Pb2+ को नेक्स्ट वाली स्टेप में शो कर रही हूँ। और रही बात ये SO4 नेगेटिव कहाँ से आया? तो H2SO4 में कुछ तो SO4 नेगेटिव्स होंगे ना। तो बेसिकली तो ये वाली जो स्टेप है, ये वाली स्टेप आपके कैथोड और एनोड दोनों में ही क्या है? कॉमन है। तो हमने कैथोड की भी एक नेट रिएक्शन लिख ली। ये नेट रिएक्शन किसकी है? कैथोड की है। अब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि पूरे के पूरे सेल की नेट रिएक्शन क्या है, तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दूंगी। ऐड करना तो तुमको भी आता है। और जब तुम ऐड करोगे तो कुछ इस तरीके की तुम लोगों को नेट सेल रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? बस खत्म। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस नेट सेल रिएक्शन से देखने को मिल रहे हैं। देखो क्या है देखने को मिल रहा है। रिएक्टेंट में एक Pb है। Pb यानी कि बोलो कौन? Pb यानी कि एनोड। रिएक्टेंट में आपको कौन देखने को मिल रहा है? PbO2 देखने को मिल रहा है। PbO2 यानी कि कैथोड। और रिएक्टेंट में आपको H2SO4 देखने को मिल रहा है, यानी कि कौन? इलेक्ट्रोलाइट। जब ये एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी रिएक्शन से ये 2 चीजें बनती हैं। इसका मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे आप इस पर्टिकुलर बैटरी को यूज करोगे तो धीरे धीरे इसका जो Pb है, मतलब Pb की जो इलेक्ट्रोरॉड है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? रबर आपकी इरेजर के जैसे धीरे धीरे छोटी होने लगेगी। Pb खत्म होने लगेगा। सिमिलरली इस क्योंकि पूरी रिएक्शन में नीचे में जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, वो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 भी आप क्या कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो। तो धीरे धीरे वो H2SO4 भी खत्म होने लगेगा। तो जब ये तीनों चीजें खत्म होने लग रही हैं, H2SO4 भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो उस टाइम पे आप लोगों का जो सेल का जो पोटेंशियल पैदा होना चाहिए था, जो पोटेंशियल उसने बनाना चाहिए था, वो पोटेंशियल नहीं बनता है।
तो आप कहते हो कि हाँ मेरी बैटरी अब क्या होने लगी है, खराब होने लगी है। सो व्हेन डू यू से कि आपकी बैटरी खराब होती है? जब आपके सेल के अंदर में क्या होने लगता है, जितना अमाउंट का पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए उतने अमाउंट का पोटेंशियल डेवलप नहीं होता, तब आप कहते हो कि आपकी बैटरी क्या होने लगी है, खराब होने लगी है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंसंट्रेशन का ले रहे हैं, कितनी डेंसिटी का ले रहे हैं, इस बात पर भी सेल का पोटेंशियल डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर तुमने H2SO4 की कंसंट्रेशन में चेंज क्रिएट किया, ठीक है, तो सेल का पोटेंशियल में भी चेंज क्रिएट होगा। आप जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन का H2SO4 लोगे, सेल पोटेंशियल उतना ही आप लोगों का ज़्यादा रहेगा। तो ये यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा पॉइंट MCQ या फिर 1 लाइन क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आपके लेड स्टोरेज एक्यूमुलेटर में आप लोगों का जो EMF है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसमें से वो H2SO4 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, याद रखेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस के दौरान आपके लेड स्टोरेज सेल को जमकर रगड़ रहे हैं, हम लोग यूज करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब लेड खत्म होने में आ जाएगा, जब PbO2 खत्म होने में आ जाएगा, जब H2SO4 खत्म होने में आ जाएगा, तब सेल अपना पोटेंशियल बनाना रोक देगा, बोलेगा भाग यहाँ से, अब मैं नहीं बनाता। तो इन दैट केस अब आप क्या करोगे, अब आपका सेल क्या उठा के फेंक दोगे क्या? नहीं, आप जाते हो दिमाग लगाते हो। दिमाग कैसे लगाते हो? आप ये देखते हो कि मेरा सेल जब काम कर रहा था आखिरी सांसों तक, तब उसने अपने अंदर से 1.6 वोल्ट प्रोड्यूस करके मुझको दिया। लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया कि अब वो आपका लेड स्टोरेज सेल अब धीरे धीरे वोल्टेज कम करता जा रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर के केमिकल्स खत्म होते जा रहे हैं। तो आप बोलते हो यार तुझको ना रिचार्जिंग की जरूरत है, तो आप उस लेड स्टोरेज सेल को रिचार्ज करते हो। आप उस लेड स्टोरेज सेल को कैसे रिचार्ज करते हो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कैसे रिचार्ज करते हो? आपको रिचार्ज करने के लिए ये देखना पड़ता है कि आप लोगों का एक आइडियल लेड स्टोरेज सेल वैसे तो 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक आइडियल लेड स्टोरेज सेल वैसे तो कितने वोल्ट प्रोड्यूस करता है? 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। कितने वोल्ट प्रोड्यूस करता है? 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब वो खत्म होने वाला होता है, जब वो खराब होने वाला होता है बेसिकली, तब वो 2 वोल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। फिर वो कितने वोल्ट प्रोड्यूस करता है? फिर वो 2 वोल्ट से कम प्रोड्यूस करता है, लेट्स से 1.8, लेट्स से 1.7, लेट्स से 1.6। तब तुम्हारी बत्ती जलती है कि इसको रिचार्जिंग की जरूरत है। तो आप जाते हो आपके लेड स्टोरेज सेल को लेकर, आप अपने लेड स्टोरेज सेल के पास ऐसे देखना 2 निकले हुए रहते हैं इलेक्ट्रोड्स बाहर की तरफ, आप उसको जाकर अपने सॉकेट से कनेक्ट कर देते हो, ये ऐसे। और जैसे ही आप उसको अपने सॉकेट से कनेक्ट करते हो, पावर सप्लाई को ऑन करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। और जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, तो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से जो प्रोडक्ट बन गया था, देखो H2SO4 क्यों खत्म हुआ? क्योंकि H2SO4 के अंदर का जो SO4 था वो तो PbSO4 बनाने में खत्म हो गया। आपका Pb क्यों खत्म हुआ? क्योंकि PbSO4 में कन्वर्ट हो गया, PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली आप जब उसको बाहर से एक्सटर्नली क्या करते हो, आप उसको क्या करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने पर क्या होने लगती है? आपकी रिएक्शंस का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। मतलब ये कि फर्स्ट स्टेप में जब आपने Pb को Pb2+ में कन्वर्ट किया था, तो अब सारा का सारा Pb2+ जो ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है वो वापस से Pb में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब कुछ उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा, समझ रहे हो? सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इस पूरी रिएक्शन के दौरान आप लोगों के पास जितना भी आपने क्या किया था, इस पूरी रिएक्शन के दौरान आप लोगों के पास जितना भी Pb2+ में कन्वर्ट हुआ था, जैसे ही आप एक्सटर्नल सर्किट से आपके क्या करते हो, लेड स्टोरेज एक्यूमुलेटर को कनेक्ट करते हो, वैसे ही इमीडिएटली सारा का सारा आप लोगों का Pb2+ बैक यानी कि वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Pb में। सब कुछ उल्टा।
जैसे इमेजिन करो कच्चा आम पका आम बन गया, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाया पक्का आम वापस से कच्चा आम बन गया। तो जो PB2+ में कन्वर्ट हुआ था वही PB2+ वापस से खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, PB में। टीचर जब नहीं होती तो क्लास में कैसा डिसऑर्डरनेस रहता है, बट उनके आते बराबर कैसे सब अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। तो वैसे ही हुआ जब आप लोगों ने एक्सटर्नली क्या करना शुरू किया, पावर देना उसको शुरू किया, तो जितना भी आप लोगों के पास PB2+ था वो सारा का सारा PB2+ वापस से बैक किस में कन्वर्ट हो गया, PB में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना। सारी रिएक्शंस आप लोगों की क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। सारी रिएक्शंस आप लोगों की क्या हो जाती हैं, रिवर्स। अब इस रिवर्स रिएक्शंस को याद करना बिल्कुल कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है, क्योंकि देखो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन की नेट रिएक्शन क्या लिखी थी, ऑक्सीडेशन की नेट रिएक्शन चेक करो क्या लिखी थी, ऑक्सीडेशन की नेट रिएक्शन चेक करो और कैथोड की नेट रिएक्शन चेक करो, दिख रही है, ओके। अब आप पहली पॉइंट तो याद रखो, जब आप अपने सेल को रिचार्ज करते हो तो रिचार्जिंग के दौरान जो एनोड होता है वो कैथोड बन जाता है और जो कैथोड होता है वो एनोड बन जाता है। सब कुछ इंटरचेंज हो जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिचार्जिंग द सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे काम करने लगता है और जो ऊपर के रिएक्शंस में जो चीजें एनोड थी वो क्या हो जाती है, कैथोड बन जाती हैं और जो कैथोड थे वो क्या बन जाते हैं, आप लोगों के एनोड। यानी कि रिचार्जिंग के दौरान आपका जो PB है, जो ऊपर वाले केस में क्या था, एक एनोड था, वो अब क्या बन जाएगा, कैथोड। और PbO2+ PB जो कि डिस्चार्जिंग के दौरान कैथोड था वो अब क्या बन जाएगा, एनोड। तो आपको रिएक्शंस अलग से याद करने की कोई नीड है क्या, कोई नीड नहीं है। आपको क्या करना है, आपने जो ऊपर कैथोड की रिएक्शन लिखी थी, आपने जो ऊपर कैथोड की रिएक्शन रट्टा मारी थी, उसी कैथोड की रिएक्शन को अभी किस रिएक्शन में लिख दो, एनोड वाली रिएक्शन में लिख दो। चेक करो क्या ये दोनों चीजें सेम है क्या। देखो हमने यहाँ पे कैथोड में क्या लिखा था, PbO2 4H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। देखो PbO2 4H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखे थे, PbSO4 और 2H2। देखो PbSO4 और 2H2। तो बेसिकली जो रिएक्शन ऊपर कैथोड की थी वो नीचे एनोड में आ जाएगी, जो ऊपर एनोड में थी वो नीचे कैथोड में आ जाएगी। एज वेल एज रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिचार्जिंग का तो मतलब ही यही होता है ना कि आप B को वापस से कन्वर्ट कर रहे हो A में। यानी कि आपने जिस चीज को प्रोडक्ट में लिखा था उस चीज को अब आप कहाँ लिख देते हो, रिएक्टेंट में लिख देते हो, और जिस चीज को रिएक्टेंट में लिखा था उसको लिख देते हो प्रोडक्ट में। सेम यही चीज अगर मुझे कैथोड की रिएक्शन लिखनी है तो क्या मुझे अलग से कुछ रट्टा मारना पड़ेगा क्या, बिल्कुल रट्टा मारने की नीड नहीं है। आप क्या करो, आपने ऊपर एनोड की रिएक्शंस लिखी थी ना, बस आप वही एनोड की रिएक्शंस यहाँ नीचे रिचार्जिंग के दौरान कैथोड में छाप दो। फर्क इतना है कि रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज कर देना पड़ेगा। यानी कि पहले आप लोगों के पास जो नेट रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों होते थे, अब यही दोनों आप लोगों के कहाँ चले जाएंगे, देखो राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। देखो राइट हैंड साइड में, और जो राइट हैंड साइड में होते थे वो कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट में। और नेट निकालने के लिए तुम दोनों को ऐड कर दो, बस खत्म। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि नेट रिएक्शन में H2SO4 वापस से जनरेट हो गया, प्रोडक्ट साइड में है ना, तो वापस से जनरेट हो गया। और जैसे ही H2SO4 आप लोगों का जनरेट हो जाएगा, खत्म, आप लोगों की रिएक्शन वापस से शुरू हो जाएगी। दैट्स ऑल। तो ये पूरा लेड स्टोरेज सेल के बारे में प्रवचन था। तुम्हें लेड स्टोरेज सेल के बारे में सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि पहला पॉइंट, इस लेड स्टोरेज सेल में इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं। यहाँ पे एनोड कैथोड दोनों अलग होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे टोटल 2 प्रोसेस होती हैं, चार्जिंग डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्जिंग और आप लोगों की चार्जिंग, रिचार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग मतलब जब आप यूज करते हो, यूज करने के दौरान एनोड होता है आपका लेड और कैथोड होता है लेड प्लस PbO2, और आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है बुक के अनुसार 38% ऑफ H2SO4। अब जब आप किसी भी लेड स्टोरेज सेल को यूज कर रहे होते हो तो उस दौरान H2SO4 कंज्यूम होता है, उस दौरान PB कंज्यूम होता है, उस दौरान PbO2 कंज्यूम होता है। और एक स्टेज ऐसी जरूर आती है जब आप लोगों का H2SO4 PB और PbO2 ये सब क्या होने लगते हैं, बोलो, आप लोगों के
धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो ऑब्वियसली उस स्टेज पे आप लोगों की जो बैटरी है, जितना उसने वोल्टेज प्रोड्यूस करना चाहिए था उतना वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करती है, उससे कम करती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है गाड़ी का। हमें समझ में आ जाता है कि बैटरी खराब होने वाली है, हम लेकर जाते हैं उसको सॉकेट में जाकर कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम उसको सॉकेट से कनेक्ट करते हैं तो सॉकेट से कनेक्ट करने के बाद जो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिचार्जिंग। और रिचार्जिंग के दौरान एनोड और कैथोड आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। यानी कि रिचार्जिंग के दौरान एनोड कौन बन जाता है, पीबी प्लस पीबीओ2, और कैथोड कौन बन जाता है, पीबी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन लेड एक्यूमुलेटर सेल चार्जिंग के दौरान एनोड कैथोड कौन थे वो लिखो, और डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड कैथोड कौन थे वो लिखो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेड एक्यूमुलेटर सेल को जब हम डिस्चार्ज कर रहे थे, जब हम यूज कर रहे थे, तब उसके एनोड की रिएक्शन लिखो, उसके कैथोड की रिएक्शन लिखो, उसकी नेट रिएक्शन लिखो। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब आप उसको रिचार्ज कर रहे थे तब आप उसके एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखो और नेट रिएक्शन लिखो। तो कैसा है, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते रिएक्शंस इतनी सारी देखकर, उसमें छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। याद करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ क्या याद करो कि डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड और कैथोड पे क्या क्या हो रहा है, बस खत्म। और नेट भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐड करके वैसी निकल के आ जाती है। और जब आपको यही सेम रिएक्शन रिचार्जिंग के लिए पूछी जाए तो क्या करना, जो ऊपर में एनोड के लिए लिखा था वो रिचार्जिंग में कैथोड के लिए छाप देना। बस फर्क इतना कि रिएक्शन का डायरेक्शन बदल देना, मतलब जो लेफ्ट में थे उनको राइट में कर देना, और जो राइट में थे उनको लेफ्ट में, एंड वाइस वर्सा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और कॉपी में इस चीज को खुद लिख के देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बस खत्म ये कहानी। और इतना याद रखना, एनोड जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं तो एनोड पे 2 रिएक्शंस होती हैं, और जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं तो उस दौरान कैथोड पे भी 2 रिएक्शंस होती हैं। कल कैसा हो रहा था, H2O2 फ्यूल सेल में एनोड पे 2 रिएक्शंस होती थी और कैथोड पे सिर्फ 1। यहाँ पे दोनों जगह 2-2 रिएक्शंस होती हैं। और उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक रिएक्शन तो एनोड और कैथोड के डिस्चार्जिंग में कॉमन है। ये देखो, ये तो कॉमन रिएक्शन है कि Pb2 प्लस SO4 नेगेटिव PbSO4 बना रहा है। एनोड में भी लिखना है, कैथोड में भी लिखना है। बताओ कितने मजेदार चीजें। सो ये हम लोगों ने लेड एक्यूमुलेटर सेल के बारे में पढ़ाई की, और बाकी तो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेड एक्यूमुलेटर सेल के बारे में कि आप उसको अलग अलग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी तुमको बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी मार्किंग हम लोग आपके टारगेट से भी देख लेते हैं कि टारगेट में अगर मुझे इसकी मार्किंग तुम्हें दी रही तो उसकी मार्किंग इस प्रकार से रहेगी। कल हमें H2O2 फ्यूल सेल के नोट्स मैंने दे दिए थे। देखो, इंटरनेट कनेक्शन ना आज बहुत ज़्यादा वीक है, और आज मैंने ऐसा रीड भी किया कि गूगल में कुछ बग वगैरह आ गया है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज मतलब गड़बड़ा भी गई हैं। तो हो सकता है तुम्हें वीडियो लेसन क्लास सुबह मॉर्निंग वाले शेड्यूल टाइम पे ना मिले, थोड़ा लेट हो सकता है अगर अपलोडिंग लेट हुई तो, क्योंकि अभी बजने हैं रात के 3। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि 2 घंटे बाद मुझे तुम्हें वीडियोस देने हैं, तो उस दौरान तक हो सकता है मे बी अपलोड ना हुआ रही। ठीक है, तो किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है किधर गया यार लेड सेल आपका, ढूंढना पड़ेगा इसको, इस बुक में लेड सेल कहाँ है। ये तो H2O2 फ्यूल सेल है तो इससे ऊपर ही लेड वाला होगा। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो लेड वाले सेल में आपसे लेड स्टोरेज सेल का अगेन वो ये पूछ सकता है स्केच एंड डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब में आप लोगों का कंस्ट्रक्शन भी आएगा, डायग्राम भी आएगा, सेल का नोटेशन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सेल का नोटेशन। 1 मार्क के लिए डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है सेल का नोटेशन। मैंने अभी सेल का नोटेशन लिखते कैसे हैं इस चीज को तुम्हें सिखाया नहीं है। ये चीज तुम्हें ऐसा एक नजर में देखने पे लग सकती है कि मैडम क्या इसको रट्टा मारना है, क्या रट्टा नहीं मारना है, इसको लिखने का तरीका होता है। हम लोग वो जब सारे सेल्स पढ़ लेंगे ना तब मैं वो तरीका सिखा के दूंगी। अभी फिलहाल के लिए तुम इसको याद रख सकते हो। वर्किंग में देखो तुम्हें लिखना पड़ेगा। हाँ, वर्किंग में जरूरी नहीं है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखो। वर्किंग में अगर तुम डायरेक्ट रिएक्शंस भी लिखोगे ना, ये इतनी इतनी तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है थ्योरी लिखना, डायरेक्ट रिएक्शंस लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस ही देखेगा एक टीचर। और नेट सेल रिएक्शन में भी आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। और उसके बाद हाँ,
एक पॉइंट वहां पे जरूर लिखना है कि इस पूरी स्टेप में H2SO4 क्या हो गया है, कंज्यूम हो गया है। और फिर हो सकता है, अब देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, लेड एक्यूमुलेटर सेल का ऑपरेशन यानी कि उसकी वर्किंग डिस्क्राइब करो। तो ऐसे केस में आपको उसका रिचार्ज भी डिस्क्राइब करना होता है और आपको उसका डिस्चार्ज भी डिस्क्राइब करना होता है। हम जो पहले डिस्क्राइब करते हैं वो हम डिस्चार्ज डिस्क्राइब करते हैं, और बाद में हम जो डिस्क्राइब करते हैं वो हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं, उसका रिचार्ज डिस्क्राइब करते हैं। तो रिचार्ज के दौरान जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सारी चीजें बस क्या हो जाएंगी, उलट जाएंगी। एप्लीकेशंस बस तुम लोगों की छोटी सी है, ये तो स्टार मार्क क्वेश्चन है तो इसको डेफिनेटली करना ही है ना। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक वाले ने खुद पूछा है कि क्यों समय के साथ साथ लेड एक्यूमुलेटर सेल की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो हमें सिंपल उसमें ये लिखना है कि सेल पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन पे। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। जैसे जैसे हम लोग सेल को यूज करते हैं करंट बनाने के लिए, H2SO4 धीरे धीरे हमारा क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। इसीलिए सेल पोटेंशियल हम लोगों की क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। और जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो रिचार्जिंग में हम क्या करते हैं, रिचार्ज कैसे करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है। बल्कि यहां से भी एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, हाउ रिचार्जिंग डन या हाउ रिचार्जिंग कैन टेक्स प्लेस, जो भी आप इंग्लिश ठीक कर लो, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल स्लाइटली ग्रेटर देन 2 वोल्ट, ठीक है। और जब हम रिचार्जिंग करते हैं तो H2SO4 रीजनरेट हो जाता है और फिर से सेल पोटेंशियल इंक्रीज होने लगती है। तो इससे रिलेटेड इसके जो सवाल हैं कल मॉर्निंग में मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके भी नोट्स तुम्हें मुझे बनाकर भेजने हैं। और कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक रहेगा। हम लोग मर्क्यूरी बैटरीज को और निकेट सेल्स को पढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक। जैसे आज का कितना लॉन्ग हो गया, कल का शॉर्ट रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक, रोज एक सेल पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी इस चीज को फिर ओवर करते हैं।